अस्सलाम वालेकुम। आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं हमारे एमएससी का कोर्स ग्रुप थ्योरी का। और इस कोर्स की जो बेसिक है उसे हम मैथमेटिकल मेथड बीएससी चैप्टर 2 से करेंगे। इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे और हमारा तरीकाकार ये होगा कि जो थ्योरी है वो हम इस बुक से करेंगे और इसकी एक्सरसाइज को हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रुप्स। सबसे पहले आप देखेंगे ग्रुप होता क्या है, किस तरह से डिफाइन किया जाता है। जब भी आप ग्रुप को डिफाइन करना चाहेंगे आपको एक नॉन एम्प्टी सेट की जरूरत पड़ेगी और एक आपको बाइनरी ऑपरेशन चाहिए होगा। अभी नॉन एम्प्टी सेट की बात हम क्यों करते हैं, आप देखेंगे जिस दुनिया में कुछ है ही नहीं उसमें एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए ग्रुप को डिफाइन करने के लिए एम्प्टी सेट की बजाय हम एक नॉन एम्प्टी सेट की बात करते हैं ताकि हम मजीद प्रॉपर्टीज को और नई चीजों को एक्सप्लोर कर सकें। ठीक है, उसके बाद आपको एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए होगा। बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास एक फंक्शन होता है। जब भी आप बाइनरी ऑपरेशन को किसी सेट पे डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए होता है। ठीक है, और बाइनरी ऑपरेशन फॉर एग्जांपल अगर बाइनरी ऑपरेशन को मैं स्टार से डिनोट कर दूं तो ये होता क्या है, ये एक्चुअली एक फंक्शन होता है जो जी क्रॉस जी से जी पे डिफाइंड होता है। ठीक है, यानी जब भी आप बाइनरी ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहेंगे तो आपको जी के दो एलिमेंट चाहिए होंगे। आप जी के दो एलिमेंट उठाएंगे, उस पर जब आप इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे तो आपको जी का ही एक एलिमेंट मिलेगा। ऐसे ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें, अगर आप स्टार को ऑपरेट करना चाहते हैं आपको जी के दो एलिमेंट चाहिए। ठीक है, ये ऑपरेट होगा जी के दो एलिमेंट पे। ए और बी हमारे पास जी के दो एलिमेंट हैं। जब आप इस पे स्टार को ऑपरेट करते हैं तो आपको जो एलिमेंट मिलता है, जो इसका रिजल्ट आपको मिलता है, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ हम सी ले लेते हैं। आपने जो एलिमेंट उठाए जी के पे स्टार को ऑपरेट किया, आपको जो एलिमेंट मिला सी, वो भी आपके पास अगर जी में ही बिलोंग करता है तो जो स्टार होता है वो एक बाइनरी ऑपरेशन होता है जी के ऊपर। जिन बुक में बाइनरी ऑपरेशन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है वहां पे बाइनरी ऑपरेशन और क्लोजर का मतलब, क्लोजर लॉ का मतलब एक ही होता है। ठीक है, यानी आप इस तरह भी कह सकते हैं कि यहाँ जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है वो जी के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है, या आप ये कह सकते हैं कि जी इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से, इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से क्लोज है। ये दोनों बातें वहां पे सेम होती है जिनमें, जिन बुक्स में हम इस तरह से बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करते हैं। और जिन बुक्स में आपको इस तरह से नजर आएगा कि स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम जी क्रॉस जी टू एच, यहाँ पे जी की बजाय कोई और सेट आ जाता है, उस जो है वहां पे हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन और क्लोजर लॉ में डिफरेंस होगा। ठीक है, वहां पे वो सेम नहीं होंगे। लेकिन जहां हम बाइनरी ऑपरेशन को इस तरह से डिफाइन करेंगे कि ये जी के ही दो एलिमेंट पे ऑपरेट होकर आपको जो रिजल्ट देता है वो भी जी का ही एक एलिमेंट है, उस सूरत में क्लोजर लॉ और बाइनरी ऑपरेशन हमारे लिए सेम मायने होगा। ठीक है, अब हम करते क्या है कि जब आपने बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट करना है तो हम इस तरह से करने के बजाय हम किस तरह से लिखते हैं, ए स्टार बी, यानी आपने जी के दो एलिमेंट उठाए, उन पे बाइनरी ऑपरेशन को परफॉर्म किया, आपको जो रिजल्ट मिला सी वो भी जी में ही बिलोंग करता है, तो स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है जी के ऊपर। अब इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैंने ले लिया 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब इस पे मैं एक बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करना चाह रही हूँ। किस तरह से डिफाइन करेंगे, ए और बी हम ले लेते हैं एन में से। ठीक है, कोई भी, यानी कि अभी मैंने ये जनरल लिख दिया, ए बी की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर आ सकते हैं। इन पे जब आप इस बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से डिफाइन करते हैं, हम यहाँ पे यूजुअल एडिशन ले लेते हैं, यानी कि ए प्लस बी। हमने एन के लिए बाइनरी ऑपरेशन को इस तरह से डिफाइन किया कि जब भी आप एन के दो एलिमेंट को उठाएं उन्हें ऐड कर दें। ठीक है, अब यहाँ जो मैंने एडिशन का यानी जो सिंबल यूज किया है ये यूजुअल एडिशन है। अब यूजुअल एडिशन मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो एडिशन है हमेशा उसका यूजुअल होना जरूरी नहीं है, हम ये कोई स्पेसिफिक टाइप की एडिशन भी खुद से डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो मैंने लिखी है वो नॉर्मल जो हम नेचुरल नंबर्स में एडिशन करते हैं वही है, इसलिए इसको मैंने यूजुअल एडिशन कहा है। अब आप देखें कि जो मैंने यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है वो सेट उसके रिस्पेक्ट से एनक्लोज है, यानी वो एन के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है ये वाला। आप चेक कर सकते हैं, कोई से भी दो नेचुरल नंबर लें उन्हें ऐड करें तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो भी एन का ही एक एलिमेंट है। इसका मतलब है ये बाइनरी ऑपरेशन है एन के ऊपर। ठीक है, आप ले लें फॉर एग्जांपल अगर आप 2 और 3 को ले लेते हैं, 2 प्लस 3 करते हैं तो आपको 5 मिलता है। 5 इज अगेन अ नेचुरल नंबर। इसी तरह आप कोई से दो नेचुरल नंबर लेके उन पे जब आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो अगेन जो आपको एलिमेंट मिलता है वो भी एन का ही एक एलिमेंट है। इस वजह से यहाँ जो स्टार हमने डिफाइन किया है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है एन के लिए। अब हम कुछ मजीद इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि बाइनरी ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर सेट ऑफ रैशनल नंबर की बात की जाए, सेट ऑफ रैशनल नंबर हमने ले लिया, इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन हम ले लेते हैं। प्लस ले लिया मैंने, माइनस ले लिया, हम मल्टीप्लीकेशन का ले लेते हैं और हम डिवीजन का ले लेते हैं। ये जितने भी ऑपरेशन मैंने लिखे हैं ये यूजुअल ऑपरेशंस हैं, यानी आप जो हम सेट ऑफ रैशनल नंबर में एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करते हैं, ये वही मैंने ले लिया है।
अब हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑपरेशन ऐसा है जो क्यू के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब सबसे पहले चेक करें एडिशन को। जब भी आप कोई से दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो आपको जो आंसर मिलता है वो अगेन एक रैशनल नंबर होता है। इसका मतलब एडिशन जो है वो क्यू के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है। अगर सब्ट्रैक्शन की बात की जाए तो कोई से दो रैशनल नंबर लेके अगर आप उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो आंसर मिलता है वो भी आपको एक रैशनल नंबर मिलता है। आप एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैंने रैशनल नंबर 1/2 ले लिया, एक मैं 2 ले लेती हूँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, चाहे आप 1/2 - 2 करके देखें या 2 - 1/2, आपको जो आंसर मिलेगा वो रैशनल नंबर ही होगा। फॉर एग्जांपल हम 1/2 - 2 कर लेते हैं, तो एलसीएम लेके से सॉल्व करें जरा। ये आ जाएगा 1 - 4 = -3/2। ठीक है, अब आप देखेंगे -3/2 इज अगेन अ रैशनल नंबर। इसका मतलब जो सब्ट्रैक्शन है वो भी क्यू के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि हमने कोई से भी आप यहाँ से दो रैशनल नंबर लेते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो आपको आंसर मिलता है वो भी क्यू एक रैशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसी तरह मल्टीप्लिकेशन को चेक करें। कोई से दो रैशनल नंबर लेके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे आपको जो आंसर मिलेगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन भी एक बाइनरी ऑपरेशन है क्यू के ऊपर। लेकिन जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो क्योंकि यहाँ पे हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, तमाम रैशनल नंबर कंसीडर किए जा सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास डिवीजन जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप दो बाइनरी रैशनल नंबर लेते हैं, एक आप 2 ले लें, एक आप यानी कोई भी नॉन जीरो ले लें और एक आप जीरो ले लें, तो जब भी आप इसको जीरो जब भी आप इन दोनों को डिवाइड करना चाहेंगे, यानी आप किसी भी नॉन जीरो रैशनल नंबर को जीरो पे डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे, तो इस वजह से आपके पास जो डिवीजन है ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनेगी, क्योंकि जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे जो आपका रिजल्ट निकलेगा यहाँ से वो एक रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर में हमारे पास जीरो भी आ रहा है और जीरो से हम किसी भी रैशनल नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। इस वजह से हमारे पास जो डिवीजन का ऑपरेशन है यहाँ क्यू के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो कैसा ऑपरेशन होता है। वो हमारे पास ऐसा ऑपरेशन होता है कि जब भी आप किसी भी सेट के दो एलिमेंट पकड़े, उस पे उस ऑपरेशन को परफॉर्म करें, तो जो रिजल्ट आपको मिले वो अगेन उसी सेट का एक एलिमेंट होना चाहिए। इसको समझने के लिए मजीद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जी, अब हम बात कर लेते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर की, और इसमें मैं ले लेती हूँ प्लस, एडिशन का मैंने ले लिया, माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन का ले लिया, मल्टीप्लिकेशन का ले लेते हैं, और एक हम जो है वो खुद से डिफाइन कर लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए बी, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए स्टार बी, यानी ए बी आर एनी टू इरेशनल नंबर्स। और ये किस तरह से ऑपरेट हो इन पे कि जब भी कोई से दो रैशनल नंबर पे हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करें तो हमें आंसर जो मिले वो स्क्वायर रूट 2 मिले। अब ये चार मैंने बाइनरी ऑपरेशन लिखे हैं, चेक हमें करना है क्या ये एक बाइनरी ऑपरेशन है क्यू के लिए। सॉरी, मैंने चार ऑपरेशन लिखे हैं, हमें ये चेक करना है क्या ये क्यू डैश यानी कि इरेशनल के सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, ये हमें चेक करना है। सबसे पहले एडिशन को चेक करते हैं। आप कोई से दो इरेशनल नंबर लें और उस पर एडिशन को परफॉर्म करें तो क्या हमें इरेशनल नंबर हमेशा मिले, ऐसा जरूरी है? बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एक रैशनल नंबर सॉरी इरेशनल नंबर मैंने स्क्वायर रूट 2 ले लिया, दूसरे को आप माइनस स्क्वायर रूट 2 ले लें, तो जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आपके पास क्या आता है, ये आता है स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 विच इज इक्वल टू 0, एंड 0 इज नॉट अ इरेशनल नंबर, यानी कि हमारे पास ये क्यू डैश में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब है कि जो हमारे पास एडिशन है ये जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर है उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब अगर सब्ट्रैक्शन की बात की जाए तो सब्ट्रैक्शन में भी आप इसी तरह देख सकते हैं, कोई से दो इरेशनल नंबर लें, उस पर आप सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करें और चेक करें, तो हम देख सकते हैं अगर हम दो इरेशनल नंबर सेम ही ले लें, सब्ट्रैक्शन चेक करने के लिए मैंने दो इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट 2 और दूसरा मैं स्क्वायर रूट 2 ही ले लेती हूँ। आप सेम भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि ऐसी एग्जांपल चाहिए, एक ऐसे दो एलिमेंट चाहिए इसमें से जिसपे हम सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं और हमारे पास जो एलिमेंट आ रहा है वो क्यू डैश का एलिमेंट नहीं आ रहा, ये हम दिखाना चाहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सेम एलिमेंट को कंसीडर कर लिया। तो अब जब आप इन पे सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करते हैं, ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2। ठीक है, यहाँ पे मुझे प्लस लिखना चाहिए था और यहाँ पे इस तरह से यहाँ आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन का हम ऑपरेशन कर रहे हैं और आप देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अगेन जीरो आया, और जीरो सेट ऑफ रैशनल इरेशनल में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन भी हमारा जो है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है क्यू डैश पे। अब इसी तरह आप मल्टीप्लिकेशन को भी चेक करें, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमारे यही दोनों एलिमेंट काम कर जाएंगे। आप देखें जब आप स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 2। 2 तो एक रैशनल नंबर है, ये रैशनल में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये है कि जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है वो भी हमारे पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर पे एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। लास्ट जो हमने डिफाइन किया था उसको चेक करें, ये हमने डिफाइन किया था ए स्टार बी इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट 2, यानी कोई से दो रैशनल नंबर जब भी आप लें उस पर आप इस ऑपरेशन को परफॉर्म करें तो आपको स्क्वायर रूट 2 मिले। अच्छा, ये जो हमारे पास ऑपरेशन हमने डिफाइन किया है, ये क्यू डैश पे एक बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा। किस तरह से बन जाएगा? जब भी आप कोई से दो इरेशनल नंबर लेंगे, आंसर आपको हमेशा उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद जो मिलेगा वो स्क्वायर रूट 2 मिलेगा। स्क्वायर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। कभी भी ऐसा होगा ही नहीं कि आपने कोई से दो एलिमेंट पकड़े, उस पर आपने ऑपरेशन परफॉर्म करवाया और आपको कोई और नंबर मिल जाए। जब मिलना ही हमेशा यहाँ से स्क्वायर रूट 2 है, और स्क्वायर रूट 2 को हम देख सकते हैं वो एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब यह है कि हमारा जो ये ऑपरेशन है ये क्यू डैश पे एक बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि ये इसके दो एलिमेंट पे ऑपरेट होता है और आंसर भी हमें इसी सेट का एक एलिमेंट दे रहा है। इस वजह से ये जो ऑपरेशन है ये क्यू डैश पे एक बाइनरी ऑपरेशन है। होप्सो के यहाँ तक करने के बाद आपकी जो बाइनरी ऑपरेशन की कन्फ्यूजन है वो जो है वो खत्म हो गई होगी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली जो ग्रुप की डेफिनेशन है। बाइनरी ऑपरेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और स्टार्ट करते हैं हम ग्रुप की डेफिनेशन को और इसके एग्जांपल को देखते हैं। जी, ग्रुप की डेफिनेशन देखिए। A pair G star where G is a non-empty set and star is a binary operation on G is called a group if the following condition or if the following conditions called axioms of group are satisfied in G। ठीक है, सबसे पहले हमने एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, एक हमने बाइनरी ऑपरेशन ले लिया। बाइनरी ऑपरेशन हम देख चुके हैं क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है जो जी क्रॉस जी से जी पे डिफाइन होता है। पर इसका मतलब ये था कि जब भी आप इस ऑपरेशन को लेंगे, जी के दो एलिमेंट पे ऑपरेट करेंगे, तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो अगेन आपको जी का ही एक एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। अब हमने इस ऑपरेशन को लेके और इस नॉन एम्प्टी सेट को लेके कुछ प्रॉपर्टीज को चेक करना है। अगर ये प्रॉपर्टीज हमारी फुलफिल हो जाती हैं तो हमारा जो नॉन एम्प्टी सेट हमने लिया था वो इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन आपने ये देखी यहाँ पे, आप देख सकते हैं द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव, दैट इज ए स्टार बी into star C is equal to A star into B star C for all ABC belongs to G। जब भी आपने ग्रुप को चेक करना है, सबसे पहली कंडीशन, क्योंकि हमने बाइनरी ऑपरेशन ऑलरेडी कह दिया कि हमारे पास जो स्टार है वो जी के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, इसका मतलब जो है कि हमारा जो नॉन एम्प्टी सेट जी है वो क्लोज्ड है। जी इज क्लोज्ड अंडर बाइनरी ऑपरेशन जो हमने लिया अंडर स्टार, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो क्लोजर लॉ है उसको सेपरेटली नहीं लिखा गया, क्योंकि हमने स्टार को एक बाइनरी ऑपरेशन लिया है। हमने स्टार को डिफाइन ही इस तरह से किया है कि वो जी क्रॉस जी से जी पे है, जी के दो एलिमेंट पे ऑपरेट होता है और हमें जी का ही एक एलिमेंट देता है। तो हमने इसी तरह से बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया है, इसलिए क्लोजर लॉ यहाँ पे सेपरेटली नहीं लिखा हुआ। तो ठीक है, क्योंकि हम जो डेफिनेशन लेके चल रहे हैं उसमें बाइनरी ऑपरेशन का क्लोजर लॉ का मतलब सेम ही है, तो आप सेपरेटली इस तरह लिख सकते हैं, मसला कोई नहीं है इसमें। पहली कंडीशन यही है कि आप जो भी नॉन एम्प्टी सेट ले रहे हैं और जो भी आप ऑपरेशन ले रहे हैं जिसके रिस्पेक्ट से आप चेक करना चाहते हैं कि ये ग्रुप है या नहीं नॉन एम्प्टी सेट, उसके रिस्पेक्ट से इसको क्लोज होना चाहिए। तो हमने पहली कंडीशन लिख ली जी क्लोज हो स्टार के रिस्पेक्ट से। दूसरी कंडीशन आपके पास क्या आती है कि जी एसोसिएटिव होना चाहिए इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से। और एसोसिएटिव का मतलब आपको पता ही है, जब भी आप एसोसिएटिव लॉ या प्रॉपर्टी को डिफाइन करना चाहते हैं आपको तीन एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। वो तीन एलिमेंट यहाँ पे हमने ए बी सी ले लिए। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में या लॉ में हम क्या करते हैं, एसोसिएशन चेंज करते हैं। एसोसिएशन चेंज करने का मतलब ये है कि पहले हमने ए और बी को एसोसिएट किया था, इन दोनों पे बाइनरी ऑपरेशन को परफॉर्म किया और फिर सी के साथ इसे परफॉर्म किया। जबकि राइट साइड पे आप देख सकते हैं हमने एसोसिएशन चेंज कर दी, पहले ए और बी एसोसिएट थे, अब यहाँ पे पहले बी और सी को एसोसिएट करना है और फिर आपने ए के साथ इसका बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। जब एसोसिएटिव लॉ हम चेक कर चुके होंगे उसके बाद नेक्स्ट आपने चेक करना है कि जो ऑपरेशन आपने लिया, जो बाइनरी ऑपरेशन आप लेके चल रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट से इस सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। देयर इज एन एलिमेंट ई इन जी सच दैट ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। आइडेंटिटी थर्ड में हम देखते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिलना चाहिए सेट के अंदर। आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए अंडर स्टार, यानी जो भी आपने बाइनरी ऑपरेशन लिया इसके रिस्पेक्ट से जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो जी के अंदर मौजूद होना चाहिए। अब आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है, अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से डिनोट कर दें तो ये एक ऐसा एलिमेंट होता है जो जब भी सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा
फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एलिमेंट ले लूँ, आर्बिट्ररी एलिमेंट हमने ए ले लिया जी का, ये जब भी जी के किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट होगा, चाहे आप इसको लेफ्ट से ऑपरेट करें चाहे आप इसको राइट से ऑपरेट करें, आपके एलिमेंट पे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, हमने ए एलिमेंट ले लिया था, ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है सेट जी का। इस पे आपने आइडेंटिटी को इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से परफॉर्म करवाया, चाहे आप इसको लेफ्ट से परफॉर्म करें चाहे राइट से, आपके पास जो एलिमेंट है जी का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा एलिमेंट कहलाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, और दूसरी बात हमारे पास क्या है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में वो हमेशा यूनिक होता है। इसे आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप ये देख लें कि हमारी 3 प्रॉपर्टीज तक हम पहुंच गए हैं। फर्स्ट हमारी क्या थी कि आपकी इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से क्लोजर लॉ होल्ड करना चाहिए, दूसरा आपके पास एसोसिएटिव लॉ होना चाहिए, तीसरा आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से सेट में। अब लास्ट हमारी जो प्रॉपर्टी रहती है वो ये है कि आपके पास इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से जी के अंदर हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करे। ठीक है, लास्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो इनवर्स की है। फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी there is an a dash belongs to G such that a star a dash equal to a dash star a equal to P। हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से इनवर्स मिलना चाहिए। इनवर्स, ये लास्ट हमारी प्रॉपर्टी है इनवर्स की। चले इनवर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इनवर्स होता क्या है? जब भी आप किसी भी एलिमेंट के लिए इनवर्स की बात करते हैं तो इनवर्स एक ऐसा एलिमेंट होता है, उसे जब भी आप उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने जी का कोई भी एलिमेंट ए ले लिया, अगर मैं इसका इनवर्स लिखना चाहूंगी तो एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसे आप जब इस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं, चाहे आप लेफ्ट से ऑपरेट करें, यहाँ हमने राइट से ऑपरेट किया, तो चाहे आप उसको लेफ्ट से ऑपरेट करें, आपको आइडेंटिटी एलिमेंट जवाब में मिलना चाहिए। ठीक है, यानी कि किसी भी एलिमेंट के इनवर्स से मुराद क्या है? ऐसा एलिमेंट जब भी आप उसको इस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें आपको आइडेंटिटी मिले। ठीक है, तो ऐसा एलिमेंट हमारे पास क्या कहलाता है? इनवर्स कहलाता है। और हमें ये इनवर्स जी के हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग मिलना चाहिए। अगर हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको इनवर्स भी मिल रहा है तो इसका मतलब आपकी ये चारों प्रॉपर्टीज पूरी हो जाएंगी। तो ये जो नॉन एम्प्टी सेट हमने जी लिया था, ये इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा। फिर से रिकॉल कर लेते हैं हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज डिस्कस की। सबसे पहले आपने एक नॉन एम्प्टी सेट लिया, फिर आपने एक ऑपरेशन डिफाइन किया। अब तो उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से जो पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि आपका सेट उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से क्लोज हो, यानी वो ऑपरेशन एक बाइनरी ऑपरेशन हो जी के ऊपर। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी थी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करे उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से। थर्ड हमारे पास आया कि आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद होना चाहिए उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से। और हमारी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो ये थी कि हर एलिमेंट का आपको इनवर्स मिलना चाहिए जी के अंदर उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से। अगर ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड करती हैं तो जो नॉन एम्प्टी सेट हमने लिया था वो उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से क्या बन जाता है? ग्रुप बन जाता है। अब बात कर लेते हैं हम इन प्रॉपर्टीज की अहमियत की। ठीक है, आप याद रखिएगा कि ये जो ऑर्डर है इन प्रॉपर्टीज का, स्पेशली आप देखें कि जो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट को पहले जो है वो डिफाइन किया, उसके बाद हमने इनवर्स की बात की है। जब तक आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा आप इनवर्स की बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब आप इनवर्स को डिफाइन कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि आपके पास इनवर्स ऐसा एलिमेंट होगा, उसे जब भी आप जी के किसी भी एलिमेंट यानी किसी भी एलिमेंट का आपने इनवर्स लेना है तो वो ऐसा एलिमेंट होता है, उसे जब आप उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं आपको आइडेंटिटी मिलना चाहिए। जब तक आप आइडेंटिटी के बारे में बताएंगे नहीं, आप आइडेंटिटी को डिफाइन ही नहीं करेंगे तो आप इनवर्स की बात नहीं कर सकते। इसलिए पहले आप आइडेंटिटी को जो है सेट में तलाश करेंगे कि उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। जब आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा तो फिर आप हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग इनवर्स को चेक करेंगे। अगर हर एलिमेंट की कॉरेस्पॉन्डिंग आपको इनवर्स भी मिल गया तो आपकी तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो पूरी हो जाएंगी और आपका जो सेट था नॉन एम्प्टी सेट वो क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले हम देखना चाह रहे थे कि आपके पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप में वो हमेशा यूनिक होता है और इनवर्स भी हर एलिमेंट का यूनिक होता है। इससे हम क्या कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि नहीं आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक नहीं है बल्कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, हम 2 आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब अभी हमने देखा कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है उसे जब भी आप सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो आपके एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं 2 डिफरेंट आइडेंटिटी एलिमेंट ले लूँ, एक को मैं ई दे दूँ नाम और एक को मैं ई डैश का दे दूँ, तो फिर आप देखें कि हम फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी, ये करेगा क्या? जब भी आप आइडेंटिटी एलिमेंट को जी के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा एलिमेंट पे, चाहे आप उसको लेफ्ट से करें, चाहे राइट से ऑपरेट करें, चाहे आप लेफ्ट से ऑपरेट करें, आपके एलिमेंट पे कोई फर्क
नहीं पड़ेगा, एज इट इज आ जाएगा। अब ये मैंने लिखा इस आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए सेम ये, क्योंकि अब ई डबल डैश भी एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब यही है कि जब भी आप इसे किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करेंगे उस एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और यहाँ पे भी आ जाएगा एक। अब आप देखें, हम इन दोनों को कंसीडर कर लेते हैं, यानी जब हम आइडेंटिटी को ऑपरेट कर रहे हैं राइट साइड से, आप इन दोनों को लेके भी काम चला सकते हैं। आप देखेंगे जब आप ए स्टार ई डैश करते हैं तब भी आपको ए मिलता है, जब आप ए स्टार ई डबल डैश करते हैं तब भी आपको ए मिलता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि दोनों की राइट साइड इक्वल है तो इनकी लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। ठीक है, ये भी हमारे पास इक्वल टू ए है और ये भी इक्वल टू ए है। जब दोनों इक्वल टू ए है, इनकी राइट साइड इक्वल होने की वजह से इनकी लेफ्ट साइड को भी हम इक्वल रख लेंगे। ए स्टार ई डैश ये आ जाएगा इक्वल आपके पास ए स्टार ई डबल डैश। अब आप ये भी देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन जो डिफाइन हमने किया है उस यहाँ इन दोनों पे ऑपरेट हो रहा है। आपके पास पहला एलिमेंट सेम है, ठीक है, और यहाँ पे भी एलिमेंट सेम है, और ये दोनों आपके पास ऑपरेट होने के बाद आंसर सेम भी दे रहे हैं। जब ये दोनों एलिमेंट सेम हैं तो इसका मतलब फिर इन दोनों को भी सेम होना पड़ेगा ताकि आपका आंसर जो है वो उस पर फर्क ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ई डैश जो है वो एक्जैक्टली इक्वल टू ई डबल डैश है। ये दोनों डिफरेंट नहीं है बल्कि सेम ही है। इसी तरीके से हम इनवर्स की यूनिकनेस को भी प्रूव कर सकते हैं कि आपके पास जब भी किसी भी एलिमेंट का आप इनवर्स फाइंड करते हैं वो हमेशा यूनिक होता है। हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग आपको जो इनवर्स एलिमेंट मिलेगा वो यूनिक होगा। एक से ज्यादा एलिमेंट जो है वो इनवर्स नहीं होते किसी भी एलिमेंट का। इसी तरह हम इनवर्स को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एलिमेंट ए ले लिया, कोई भी एलिमेंट लिया जा सकता है, हम आर्बिट्री एलिमेंट ए ले लिया मैंने जी का, और इसकी इनवर्स की बात करनी है, इनवर्स यूनिक होना चाहिए। हम कंट्रीली हम देख लेते हैं कि हम कहते हैं कि नहीं इनवर्स भी यूनिक नहीं है बल्कि एक से ज्यादा है। एक इनवर्स को मैंने ए डैश कह दिया और एक को मैं ए डबल डैश कह देती हूँ। तो हमने ये कहा था कि इनवर्स ऐसा एलिमेंट होता है जिसे जब भी आप उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो जवाब में आपको आइडेंटिटी मिलती है। यानी जब आप ए डैश को ऑपरेट करेंगे ए के साथ तो भी आपको आइडेंटिटी मिलेगी। ठीक है, चाहे आप लेफ्ट से करें चाहे आप राइट से करें, ए इंटू ए डैश। और इसी तरह क्योंकि ए डबल डैश भी इनवर्स है ए का, तो इसको भी जब आप परफॉर्म करेंगे इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से ए के साथ तो भी आपको आइडेंटिटी मिलेगी। और ए स्टार ए डबल डैश। ठीक है, अब उसी तरह जैसे हमने पहले काम किया था, आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाला भी इक्वल्स टू ई है और ये भी इक्वल्स टू ई है। दोनों की राइट साइड इक्वल है तो इनकी लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। यहाँ से आपको मिलेगा ए डैश स्टार ए इज इक्वल टू ए डबल डैश स्टार ए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये दोनों एलिमेंट इक्वल हैं तो फिर ये भी इक्वल होंगे, ए डैश इज इक्वल टू ए डबल डैश आ गया। यानी हमारे पास इनवर्स जो है वो यूनिक होता है हर एलिमेंट का। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। अब हम करते हैं इसके कुछ एग्जांपल ग्रुप की। एग्जांपल करने से पहले हमारे पास एक और डेफिनेशन आ गई, इसे हम कर लेते हैं पहले। जी, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है अ ग्रुप जी अंडर स्टार इज सेड टू बी अबिलियन। जब भी हमने नॉन एम्प्टी सेट जी को ग्रुप के तौर पे लिखना है तो आप किस तरह से लिख सकते हैं कि नॉन एम्प्टी सेट जी ये ग्रुप होगा अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार। इसको लिखा किस तरह जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। यहाँ पहले आप सेट लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे आप बाइनरी ऑपरेशन लिखेंगे। जब आप इस तरह से लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि आप ग्रुप ले रहे हैं जी और बाइनरी ऑपरेशन आपके पास क्या है, स्टार। A group G under star is said to be abelian or commutative if A star B equal to B star A for all A B belongs to G। सिंपली आपके पास कोई भी आपने ग्रुप लिया उसको आप अबिलियन ग्रुप कब कहेंगे, अगर उसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। आपको पता है कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये होता है कि जब भी आप उस ग्रुप के कोई से दो एलिमेंट पकड़े उन पे इस बाइनरी ऑपरेशन को परफॉर्म करें, चाहे आप ए स्टार बी करें या बी स्टार ए करें, दोनों साइड से आपको जब आप ये काम करते हैं या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए अगर आपके पास आता है तमाम एलिमेंट्स के लिए ग्रुप के, तो हमारे पास जो ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा, एक अबिलियन ग्रुप बनेगा। ठीक है, ग्रुप के तमाम एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने कोई से एक दो एलिमेंट पकड़ के ये चेक कर लिया और आप कहें कि आपका ग्रुप अबिलियन है, नहीं ऐसा नहीं है। बल्कि ग्रुप के तमाम एलिमेंट पे आपके पास जो आपका जो बाइनरी ऑपरेशन आपने लिया है उसके रिस्पेक्ट से कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए, तो आपका ग्रुप एक अबिलियन ग्रुप बन जाता है। और जिन ग्रुप्स में ये होल्ड नहीं करता उन्हें हम नॉन अबिलियन ग्रुप कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है यूजली द ऑपरेशन इन अ ग्रुप इज आइदर डिनोटेड बाय डॉट कार्ड मल्टीप्लिकेशन, यानी जब हम किसी ग्रुप में मल्टीप्लिकेशन के बाइनरी ऑपरेशन की बात करेंगे तो हम इसको डॉट से डिनोट कर सकते हैं, और अगर आप बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का ले रहे हैं तो आप इसको प्लस से डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह जब आपको नजर आएगा जी के साथ डॉट लिखा हुआ है यहाँ पे ऑर्डर पेयर में, इसका मतलब जो ग्रुप जी आप बना रहे हैं वो अंडर मल्टीप्लिकेशन बना रहे हैं। और अगर आपको यहाँ पे डॉट की बजाय प्लस लिखा हुआ नजर आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि आप जो ग्रुप बना रहे हैं वो अंडर एडिशन बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे अगर आपने किसी भी एलिमेंट के इनवर्स को डिनोट करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन तो हम किस तरह से डिनोट करते हैं, ए इनवर्स, यानी ए के ऊपर -1 लिखा आपको नजर आएगा। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन इनवर्स को डिनोट करने का तरीका है। कोई भी एलिमेंट ए आपने लिया, उसका इनवर्स फिर क्या होगा, ए पावर -1 हम लिख देते हैं, तो ये ए इनवर्स हम इसको पढ़ते हैं। और इसी तरह अगर आपने अंडर एडिशन किसी एलिमेंट के इनवर्स को डिनोट करना है, एलिमेंट आपके पास ए है, अंडर एडिशन इसका इनवर्स क्या होगा, -a। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है In practice, the product A dot B of two elements in a group G under multiplication is written simply as A B. Also, B shall denote a group G under multiplication by G only. ठीक है, यानी कि आप A dot B अंडर मल्टीप्लिकेशन अगर आपका ग्रुप है तो आप A dot B भी लिख सकते हैं और सिंपली A B भी लिख सकते हैं। यानी आपका जो बाइनरी ऑपरेशन था, हम आपको पता है जब भी आपने G के ऊपर के कोई से दो एलिमेंट लेके बाइनरी ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं तो हम A स्टार भी इस तरह से लिखते हैं। अगर वो मल्टीप्लिकेशन है तो हमने देखा था कि आप बाइनरी ऑपरेशन को डॉट से डिनोट करेंगे अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन है। अगर एडिशन है तो बाइनरी ऑपरेशन को आप प्लस से इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है कि आप अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन बात कर रहे हैं तो चाहे डॉट लगा ले, चाहे आप सिंपली ए भी लिख दें, तो भी ये अंडरस्टूड होगा कि आपके पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है एक और डेफिनेशन, an element x of a group G is said to be idempotent if x square equal to x। कोई भी आपने ग्रुप लिया, उसका एक एलिमेंट आपने ले लिया x, x को आप आइडेम्पोटेंट कब कहेंगे, जब आप x को x के साथ परफॉर्म करते हैं और आपको इक्वल टू आपके पास जो एलिमेंट आता है, जो रिजल्ट आता है वो भी आपके पास x आता है। यहाँ ये अंडर मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है। ठीक है, आपने कोई भी ग्रुप था आपके पास, उसका आपने कोई एलिमेंट ले लिया, आप चेक करना चाहते हैं, ये तमाम एलिमेंट के बारे में बात नहीं हो रही, जो भी एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा। ठीक है, आपने ग्रुप जी ले लिया, उसका एलिमेंट आपने एक्स पकड़ा, आप चेक करना चाहते हैं एक्स आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है या नहीं, तो इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा, एक्स को आपको एक्स के साथ परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, अंडर बाइनरी ऑपरेशन, और आपके पास जो इसका रिजल्ट आए वो भी एक्स आना चाहिए। ठीक है, मैंने इन जनरल लिख दिया, तरीकाकार यही होना चाहिए कि आप इन जनरल लिखें। दोबारा सुन ले क्या करना है, कोई भी एलिमेंट आपने एक्स लिया ग्रुप का, आप इसको चेक करना चाहते हैं क्या ये आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है या नहीं, तो इसके लिए आप जो भी आपके ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन है वो आप परफॉर्म करेंगे एक्स का एक्स के साथ ही, तो जो आपको इसका रिजल्ट मिले वो भी अगर एक्स ही के इक्वल है तो आपके पास ये एलिमेंट आइडेम्पोटेंट एलिमेंट बन जाएगा। अब यहाँ ये अंडर मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं जब आप एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर आता है। अगर मैं चाहती हूँ कि x जो है वो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट बन जाए, उस सूरत में इसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, x के इक्वल ही आना चाहिए, तो x जो है वो एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा। ठीक है, अगर आप इसको अंडर एडिशन लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिखेंगे, इस डेफिनेशन को फॉलो करें जो मैंने आपको जनरल लिख के दी है, उसमें आपके पास क्या होगा, x आ जाएगा, और यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन क्योंकि जब हम एडिशन की बात करेंगे तो वो प्लस होगा, तो और यहाँ पे भी आपके पास x एज इट इज, आप चेक करें ये क्या बनेगा, इक्वल टू x आना चाहिए, तभी हम कहेंगे आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। x प्लस एक्स करने से राइट साइड पे क्या आ जाएगा, सॉरी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 2x, 2x इक्वल टू x। यानी अगर आपका ग्रुप अंडर एडिशन है, उसमें आप किसी एलिमेंट को आइडेम्पोटेंट एलिमेंट चेक करना चाहते हैं, तो आप ये देखेंगे कि उस एलिमेंट को उसी में ऐड करते हैं तो इक्वल टू क्या आ जाता है, वही सेम एलिमेंट रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। या आप इसको ये भी कह सकते हैं, इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप कहेंगे कि हमने उस एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया लेकिन हमारा जो आंसर था उस पर फर्क नहीं पड़ा, सॉरी हमारे एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वही एलिमेंट हमारे पास वापस आ गया। ठीक है, इस तरह से आप चेक करेंगे कि अंडर एडिशन, और अगर आप अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करते हैं तो आपने जो भी एलिमेंट लिया है जिसको आप आइडेम्पोटेंट चेक करना चाहते हैं, आपने उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट भी आपके पास वही एलिमेंट वापस आना चाहिए, तो ये हमारे पास वो जो एलिमेंट है वो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया है। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है
द ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप जी इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। किसी भी ग्रुप में जो ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है वो उस ग्रुप की आइडेंटिटी होती है। ठीक है, दोबारा सुन लें, द ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप जी इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। किसी भी ग्रुप में जो हमारे पास आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है वो सिर्फ क्या होता है, उसकी आइडेंटिटी होती है। चेक करना बड़ा ही आसान है। ये देखिए, हम डेफिनेशन को लेके चलते हैं। अब कोई भी एलिमेंट अगर वो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है तो इसका मतलब वो इस डेफिनेशन को फॉलो करता है कि आप उसको उसका स्केयर लेते हैं इक्वल टू आपके पास एक्स आ जाता है। ठीक है, जब भी आपने किसी एलिमेंट को आइडेम्पोटेंट चेक करना है, हम यहाँ पे ज्यादातर आपके जो बुक्स में रिजल्ट हमारे पास गिवन होते हैं वो अंडर मल्टीप्लिकेशन होते हैं। मैंने आपको एडिशन के लिहाज से जो है वो उसको कन्वर्ट करके दिखा दिया है। हम उस तरह जब एडिशन के अंदर बात करेंगे तो हम उस तरह से उसको चेक करेंगे। चले, अब हम डेफिनेशन को लेके चेक करते हैं और हम देखते हैं, अपने थ्योरम को प्रूव करते हैं कि कोई भी किसी भी ग्रुप में अगर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की बात की जाती है तो वो सिर्फ उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अब इसको किस तरह से प्रोसीड करना है हमने आपको पता है कि जब एक्स स्क्र है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं एक्स डॉट एक्स, क्योंकि एक्स स्क्र का मतलब ये है कि आपने एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू एक्स आ जाएगा। उसके बाद आपको ये भी पता है, क्योंकि हम ग्रुप में बात कर रहे हैं, द ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप जी, ग्रुप के अंदर बात की जा रही है। जब आप ग्रुप के अंदर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है, आपको पता है ग्रुप की प्रॉपर्टीज ये है कि ग्रुप में हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो आप इस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जी में इनवर्स पड़ा हुआ है। जब आपने जी का एलिमेंट लिया एक्स, तो इसका इनवर्स भी जी के अंदर पड़ा होगा, क्योंकि जी एक ग्रुप है। दोनों साइड पे एक्स के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से आपको मिला एक्स डॉट एक्स इक्वल टू, ठीक है, हमने क्योंकि लेफ्ट से ऑपरेट किया तो यहाँ पे भी पहले आ जाएगा आपके पास इनवर्स। अगर राइट से ऑपरेट करेंगे तो फिर यहाँ पे राइट पे इनवर्स आना था। उसके बाद आपको ये भी पता है कि ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। अब हम यहाँ से एसोसिएशन चेंज कर सकते हैं। पहले एक्स एक्स के साथ एसोसिएट था, अब आप इसको इसके साथ एसोसिएट कर दें। और वजह क्या है, क्योंकि ताकि एक्स और एक्स इनवर्स ऑपरेट होके यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाए। ठीक है, एक्स ऐसे ही आ गया और एक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जब आप एक्स इनवर्स को एक्स के साथ ऑपरेट करेंगे, हमने जो है इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इनवर्स ऐसा एलिमेंट होता है, उसको जब भी आप उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं जिसका इनवर्स था, तो हमें जो जवाब मिलता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है। तो यहाँ से आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। ये एक्स था, एक्स को जब आप उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करेंगे तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से भी हमारे पास एक्स के साथ जब उसके इनवर्स को ऑपरेट किया आइडेंटिटी एलिमेंट मिला, एक्स एज इट इज, और यहाँ आइडेंटिटी आ गया। अब आप देखिए कि हमने ये भी देखा था कि जब भी किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी के साथ आप ऑपरेट करते हैं तो उस एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज आ जाता है। तो एक्स को जब आप आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करेंगे तो एक्स आ गया इक्वल टू ई आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रूव हो गया। हम जनरल डेफिनेशन लेके चले थे आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की, और हमने ये प्रूव कर दिया कि किसी भी ग्रुप में जो ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है वो उस ग्रुप की क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। हम यहाँ आइडेंटिटी को जब डिनोट कर रहे हैं तो हम यहाँ ई से डिनोट कर रहे हैं। जनरल हम ई से डिनोट कर रहे हैं, इसकी वजह ये है कि जो हमारे पास आइडेंटिटी के लिए जनरल जर्मन वर्ड है वो क्या है, आइन हीट। जर्मन वर्ड आइडेंटिटी के लिए आइन हीट है, इसलिए हम आइडेंटिटी को ई से डिनोट कर रहे हैं। जैसे आप देखते हैं कि हम सेट ऑफ इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं, जी से। क्यों डिनोट करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को, अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि इंटीजर्स के सेट को आई से डिनोट करना चाहिए था, लेकिन हम किससे डिनोट करते हैं, जी से। इसकी वजह यह है कि जो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए जर्मन वर्ड है वो जहलन है, इस वजह से हम वहाँ पे जो है वो जी से डिनोट करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को। आगे चलते हैं। जी, अब हमारी एग्जाम्पल स्टार्ट हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 देखें। एग्जाम्पल नंबर 1 है, कंसीडर द सेट जी इक्वल्स टू 1 माइनस 1। ये एक सेट हमें गिवन है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है। इसे हमने चेक करना है ग्रुप के लिए, और हमें जो बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है, एंड लेट द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जी बी दी ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर। यानी जो हमारी यूजुअल मल्टीप्लिकेशन होती है रियल नंबर्स की, वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। और हमने चेक करना है क्या जी जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बनता है। उसके लिए हमारे पास हमारी वही तमाम प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम चेक करेंगे। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी आपके पास क्या थी, क्लोजर की प्रॉपर्टी थी। आपका जो भी बाइनरी ऑपरेशन है उसके रिस्पेक्ट से आपके सेट को क्लोज होना चाहिए, यानी जब भी आप उस सेट के कोई से दो एलिमेंट उठाएं, उस पर इस ऑपरेशन को परफॉर्म करें तो जो रिजल्ट आए वो भी आपके पास इस जी का ही एक एलिमेंट होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस सेट का कोई भी दो एलिमेंट आप लें। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 ले लिया, 1 के साथ पहले आप 1 को मल्टीप्लाई करें, क्या मिलेगा 1, और 1 इस सेट में बिलोंग करता है। फिर 1 के साथ आप -1 को मल्टीप्लाई करें तो 1 1 इंटू -1,
क्या मिला, -1 और -1 आप देख सकते हैं सेट में बिलोंग करता है। इसी तरह अब आप -1 को लेके चेक करें, जब आप -1 को -1 के साथ ऑपरेट करते हैं आपको +1 मिलता है और +1 इस सेट में मौजूद है। और फिर जब -1 को 1 के साथ करते हैं तो -1 आता है और -1 भी मौजूद है। आपने जो भी एलिमेंट पकड़ना है उसको आपने उसके साथ खुद यानी जैसे मैंने 1 लिया, 1 को 1 के साथ भी करना है, हर एलिमेंट को उसके साथ भी आपने ऑपरेट करना है और इसके अलावा जितने एलिमेंट होंगे उनके साथ भी आपने ऑपरेट करना है और चेक करना है कि जो आपका रिजल्ट आया वो भी उस सेट का एक एलिमेंट है या नहीं उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से। अगर तो आपके पास ऐसा हो जाता है कि जब भी आपने कोई से दो एलिमेंट पकड़े, इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया और आपका रिजल्ट भी उस सेट का ही एक एलिमेंट आया, तो आपका जो जी सेट है वो क्लोज हो जाएगा आपके पास जो भी बाइनरी ऑपरेशन गिवन है उसके रिस्पेक्ट से। जी इज क्लोज्ड अंडर स्टार, सॉरी अंडर डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन। आगे जाके हम ग्रुप्स फाइनाइट ग्रुप को चेक करने का हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका होगा टेबल की फॉर्म में, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं जो डेफिनेशन हम पढ़ के आए हैं उसी को आपको मैं करके दिखा रही हूँ ताकि आपको स्टेप्स क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा अब क्लोजर आपने चेक कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ की। एसोसिएटिव के लिए आपको पता है आपको 3 एलिमेंट चाहिए। अब आप देख के ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ तो सिर्फ 2 एलिमेंट पड़े हैं, इसका मतलब इस पे एसोसिएटिव लॉ तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए तो आपको 3 एलिमेंट चाहिए। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आप एलिमेंट रिपीट भी कर सकते हैं। आपने एक एलिमेंट A1 ले लिया, आप B को भी 1 ले लें, C को आप -1 ले लें। ठीक है, तो इससे मसला नहीं होगा, आप एलिमेंट जो है वो 2 एलिमेंट को सेम भी रख सकते हैं। ठीक है, तो आप जब भी कोई से 2 एलिमेंट सॉरी कोई से 3 एलिमेंट लेंगे उस पर आप चेक करेंगे एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। आपने ये तमाम एलिमेंट्स के लिए चेक करना है। मैं यहाँ पे 1 और मैं -1 ले लिया, इनके लिए चेक करती हूँ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता था, अंडर मल्टीप्लीकेशन हम लिखेंगे क्योंकि हमारा बाइनरी ऑपरेशन जो B1 है वो मल्टीप्लीकेशन का है। ठीक है, हम लिखेंगे A इंटू B इंटू सी इक्वल्स टू A डॉट B इंटू सी। ठीक है, तो पहले आप लेफ्ट साइड को कर लें। A डॉट B डॉट C का मतलब क्या होगा, A किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, B किसके इक्वल है, 1 के, और C इक्वल टू -1 है। ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू -1, ये -1 आ जाएगा। 1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। अब आप इस साइड को करें, A डॉट B डॉट C, पहले आपने A डॉट B करना है फिर आपने C के साथ इसका डॉट लेना है। तो A डॉट B करेंगे तो A भी 1 है B भी 1 है, यहाँ से आपको 1 मिलेगा डॉट। C क्या है, -1, जब 1 का -1 के साथ डॉट लेंगे तो आपको क्या मिला, -1। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, तो एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर जाएगा। जब एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर जाता है फिर हम किसकी तरफ आते हैं, हम आइडेंटिटी एलिमेंट की तरफ आते हैं। अब आइडेंटिटी एलिमेंट हमने ये डिफाइन किया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है उसे आप जब भी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट सॉरी क्योंकि अभी हमारा ग्रुप नहीं बना है तो हमें इसे ग्रुप का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पे अभी कहेंगे कि आप गिवन सेट जो भी आपका है उसे किसी भी एलिमेंट के साथ परफॉर्म करते हैं तो आपके एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडर मल्टीप्लीकेशन ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है, वो 1 होता है। ठीक है, अंडर यूजुअल मल्टीप्लीकेशन यानी जो हमारी आम मल्टीप्लीकेशन है रियल नंबर्स की, उसमें अंडर जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमेशा अंडर मल्टीप्लीकेशन 1 होता है, क्योंकि 1 ऐसा एलिमेंट है उसको आप जब भी किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो उस पर फर्क नहीं डालता। जैसे 1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 मिला, 1 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको -1 मिला, यानी एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं आया। अंडर मल्टीप्लीकेशन हमारे पास यहाँ आइडेंटिटी मौजूद है विच इज 1। ठीक है, अब हमारा जब आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल जाता है उसके बाद हम इनवर्स की बात कर सकते हैं। हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको इनवर्स भी चाहिए होता है, और इनवर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। जब भी आप किसी एलिमेंट का इनवर्स निकालना चाहते हैं तो वो एक ऐसा एलिमेंट होता है उसे जब आप उस एलिमेंट के साथ परफॉर्म करते हैं गिवन अंडर द गिवन बाइनरी ऑपरेशन तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। 1 के साथ ऐसा कौन सा एलिमेंट है जब आप ऑपरेट करेंगे अंडर मल्टीप्लीकेशन तो आपको 1 मिले, 1 के साथ 1 को ही मल्टीप्लाई किया जाता है तो 1 आता है। ठीक है, इसका मतलब 1 का इनवर्स 1 होगा। अब -1 के लिए अगर आप चेक करें, -1 के लिए कौन सा एलिमेंट ऐसा होगा इस सेट में जिसको आप -1 से मल्टीप्लाई करें तो आपको +1 यानी आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, और वो -1 के लिए क्या होगा, -1 के लिए हमारे पास -1 ही ऐसा एलिमेंट है जिसको आप मल्टीप्लाई करते हैं -1 के साथ तो आपको अंडर मल्टीप्लीकेशन जो आइडेंटिटी एलिमेंट है हमें वो मिलता है, यानी -1 का इनवर्स फिर क्या होगा, -1। तो आप देख सकते हैं कि हर एलिमेंट का हमें इनवर्स भी मिल गया, हमारे तमाम जो प्रॉपर्टीज थी ग्रुप की वो फुलफिल हो रही है, इसलिए ये जो सेट है ये अंडर मल्टीप्लीकेशन एक ग्रुप बनाता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हमें सिर्फ ग्रुप के लिए ही चेक करना था कि क्या आपका ये जो गिवन सेट है ये ग्रुप बनाता है, और हमने देख लिया कि हाँ जो गिवन बाइनरी ऑपरेशन है विच इज मल्टीप्लीकेशन, इसके रिस्पेक्ट से ये एक ग्रुप बनता है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ मेंशन नहीं है, आप इसको अबिलियन ग्रुप के लिए चेक कर सकते हैं। आप
चेक करेंगे क्या इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, और आप देखेंगे कि इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है तमाम एलिमेंट्स के लिए अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसलिए ये जो ग्रुप बनेगा ये एक आपका अबिलियन ग्रुप बनेगा, ठीक है। क्योंकि आप 1 इंटू -1 करें या -1 इंटू 1 करें, आपके पास आंसर सेम रहता है तमाम एलिमेंट्स के लिए। इसमें जो है वो अबिलियन, सॉरी, तमाम एलिमेंट के लिए हमारे पास यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। ये आपका एक अबिलियन ग्रुप बनता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। नेक्स्ट हमारे पास है द पेयर्स z under addition, q under addition, r under addition and c under addition, where z, q, r and c are the sets of integers, rational numbers, real numbers and complex number respectively, and plus denotes the ordinary addition in them are all groups। तब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जितने भी हमारे पास सेट गिवन है ये अंडर एडिशन जो है वो ग्रुप बनाते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन गिवन है वो यूजुअल एडिशन का है या ऑर्डिनरी एडिशन हम इसको कह सकते हैं। ये यहाँ पे बार बार मेंशन इस वजह से किया जाता है क्योंकि जो बाइनरी ऑपरेशन है उसे हम अपनी मर्जी से भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ जो आपको प्लस दिया है, यानी कि आपने कोई से दो एलिमेंट उठाने हैं, चले मैं यहाँ देखिए आपके पास ये जो प्लस है ये यूजुअल एडिशन है, यानी कोई भी आप दो इंटीजर्स को उठाएंगे तो उस पर ये परफॉर्म किस तरह से होता है आपको पता है। जो हमारी यूजुअल एडिशन होती है इंटीजर्स की वो किस तरह से होती है। फॉर एग्जांपल आपने 3 + 5 करना है तो ये 8 आ जाएगा, ये हमारी यूजुअल एडिशन है। बाजुकात एडिशन को हम अपनी तरफ से भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं कि a + b आपने किस तरह से डिफाइन किया है, हम कहते हैं कि ये है इस तरह a + b + ab। अब ये भी एक एडिशन है, ये मैंने खुद से डिफाइन किया किस तरह एडिशन करता है ये, या किस तरह यहाँ पे ये परफॉर्म होता है बाइनरी ऑपरेशन। a + b करता है, मेरे ये जो हमारे पास a+ आपको नजर आ रहा है ये यूजुअल एडिशन है। फिर इसमें प्लस कर देता है a और b का प्रोडक्ट। तो इस तरह से स्पेशल एडिशन भी डिफाइन की जा सकती है। इसलिए जब भी आपको ये नजर आता है तो साथ वो लिख देते हैं कि हम यहाँ जो बात कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन की ये यूजुअल एडिशन है, ऑर्डिनरी एडिशन है, जो हम आम नंबर्स में एडिशन करते हैं, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये वही वाला है, कोई स्पेशल नहीं है। जहां स्पेशल होगा वहां आपको ये लफ्ज नजर नहीं आएगा, बल्कि आपको डिफाइन करके देंगे कि आपने ऑपरेशन जो है वो आपका किस तरह से डिफाइन है, ठीक है। जो हमें सेट गिवन है ये सारे के सारे सेट जो है वो अंडर यूजुअल एडिशन सारे के सारे ग्रुप बनाते हैं। ना सिर्फ ग्रुप बनाते हैं, ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप बनाते हैं। अब आप इजीली चेक कर सकते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को भी और रियल नंबर्स को भी, सबको इजीली चेक किया जा सकता है कि हमारे पास जो मैंने इस सेट के लिए तमाम प्रॉपर्टीज चेक की वो तमाम प्रॉपर्टीज हमारे पास इन तमाम सेट्स में भी होल्ड करती है, ठीक है। जब बात आप करेंगे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की अंडर एडिशन, आपको ये भी पता है कि जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपने ले लिया, एक z1 ले लिया आपने, एक z2 ले लिया। कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से डिफाइन होते हैं, z1 = a1 + iota b1 आप इसको ले लें। आपको पता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर के यहाँ पे कोफिशिएंट आपको नजर आ रहे हैं, जैसे यहाँ a1 और b1, ये कहाँ बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर में से। इसे हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 1 में। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले लें a2 + iota b2। तो जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना चाहेंगे तो किस तरह से ऐड होंगे, ये z1 + z2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाता है, यानी a1 + a2 होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है, b1 ऐड हो जाएगा b2 में, ठीक है। इस तरह से आपके पास यहाँ पे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन डिफाइन होगी, ठीक है। इस तरह से जब आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी अंडर एडिशन ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, ये ग्रुप बन जाएगा। आप देखिए मैं यहीं से आपको चले कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बता देती हूँ, बाकी के लिए आप चेक कीजिएगा। आपने देखा कि हमने कोई भी दो आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, आर्बिट्ररी कॉम्प्लेक्स नंबर लेने के बाद जब हमने उनको ऐड किया तो जो नंबर हमारे पास आया ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि आपको पता है a1 a2 रियल नंबर है, दो रियल नंबर का को अगर आप ऐड करते हैं तो एक रियल नंबर आएगा। b1 b2 भी रियल नंबर थे, इनको ऐड करेंगे तो आपके पास एक रियल नंबर आएगा। अगेन हमारे पास जो नंबर बना वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना। इसका मतलब हमारा जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अंडर एडिशन क्लोज हो गया, पहली प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई। अब उसके बाद आपने चेक करना है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में आप कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 के साथ एक और ले लेंगे z3, उसमें आप चेक करेंगे z1 + z2 + z3, ठीक है। ये इक्वल आना चाहिए आपके पास z1 + z2 + z3, ठीक है। अब हम तीसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर z3 जो हम लेते हैं उसको हम इस तरह से ले लेते हैं a3 + iota b3, ठीक है। अब आप इसको जो है इसको करें, चले हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं, राइट साइड की इक्वल आ जाएगा। लेफ्ट साइड कंसीडर कर ली मैंने z1 + z2 + z3,
अब आप देख सकते हैं कि इसका मतलब है पहले आपने Z2 प्लस Z3 करना है, उनके आंसर में आपने Z1 को ऐड करना है। तो मैं पहले Z1 को एज इट इज रहने देती हूँ और Z2 प्लस Z3 कर लेते हैं। मैं क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह कम है तो मैं डायरेक्टली इनको ऐड करके लिखूंगी। आपको पता है जब आपने Z2 प्लस Z3 करना है तो अभी हमने ऐड करने का तरीका सीखा था कि आपने रियल पार्ट में रियल को ऐड करना है, कॉम्प्लेक्स पार्ट में सॉरी इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड करना है। तो जब आप इसको ऐड करके आएंगे तो ये आ जाएगा A2 प्लस A3, ये रियल पार्ट ऐड हो गया, प्लस आयोटा B2 प्लस B3, ये हमारे पास आंसर आ गया है Z2 प्लस Z3 का। अब उसके बाद आपने इसमें Z1 को ऐड करना है। Z1 किसके इक्वल था? A1 प्लस आयोटा B1। अब जब आपने इसमें ऐड करना है तो इसमें भी वही काम करेंगे, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट, यानी ऐड होने के बाद आपके पास रिजल्ट बनेगा A1 प्लस A2 प्लस A3, ठीक है, प्लस आयोटा यहाँ पे आ जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3, ठीक है। इस तरह से आपने जो है वो ऐड करना है। अब आप देख सकते हैं इसको हम सेपरेट भी करके लिख सकते हैं, इसी से हम इसको निकाल सकते हैं, वरना आप इस तरह भी कर सकते हैं। मैंने इस साइड को जो है वो इसमें वैल्यूज पुट करके मैंने वैल्यू निकाली, फिर आप इसको सेपरेटली इसको भी इसी तरह सॉल्व करें और आपके पास दोनों ये इक्वल आ जाएंगे। वैसे भी देख सकते हैं मैं क्या करना चाह रही हूँ, मैंने ये जो सॉल्व किया इसी से राइट साइड को निकालना चाह रही हूँ। इस तरह से निकलेगा, राइट साइड पे आपने Z1 और Z2 को देखा इकट्ठा रखा हुआ है, तो हम यहाँ A1 और A2 को इकट्ठा रखते हैं, इसको निकाल देते हैं यहाँ से। यहाँ से आपके पास आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 लिख सकते हैं आप, ठीक है। और इसी तरह यहाँ से B1 और B2 को रखें, B3 को बाई निकाल लें। जब आपने B3 को बाई निकालना है, क्या बचा आपके पास? प्लस आयोटा B1 प्लस B2 को ऐसे रखें, और प्लस जब आपने B3 को बाई निकालना है आयोटा भी तो साथ जाएगा, आयोटा B3 आ जाएगा। यानी आपके पास आया A1 प्लस A2, ठीक है, प्लस आयोटा B1 प्लस B2, ये आ गया। और जो इनको हमने बाई निकाला था उसको इकट्ठा करके लिख रहे हैं। हमने निकाला था A3 ये पड़ा हुआ है, प्लस आयोटा B3 ये पड़ा हुआ है, ये आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस आयोटा B1 प्लस B2 किसके इक्वल है? एक्चुअली ये सम है हमारे पास Z1 प्लस Z2 का, तो ये आ गया प्लस, और ये क्या है? ये Z3 के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं ना हमारे पास राइट साइड के इक्वल आ गया। इस तरह से आपने एसोसिएटिव चेक कर लिया। अब अगला काम क्या है कि आपने जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हमारा यूजुअल एडिशन है, इसके रिस्पेक्ट से आपने आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में अंडर एडिशन जो आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है वो आपके पास क्या बनता है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे भी अंडर एडिशन जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जीरो, और कॉम्प्लेक्स नंबर का जीरो किसके इक्वल होता है? जीरो प्लस आयोटा जीरो, ठीक है। ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है अंडर यूजुअल एडिशन इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप चेक कर सकते हैं कोई भी आर्बिट्री आप कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं जी ले लेती हूँ, a प्लस आयोटा बी। जब आप इसमें इसको ऐड करते हैं जी प्लस जीरो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस एलिमेंट पे, जी की वैल्यू लगाएं a प्लस आयोटा बी, प्लस जीरो की वैल्यू लगाएं, जीरो हमारे पास किसके इक्वल है? जीरो प्लस आयोटा जीरो, ऐड कर दें। ऐड करने का तरीका हमें आता है, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होता है, उसका रियल पार्ट क्या है? ए, और यहाँ से रियल पार्ट क्या है? जीरो, जीरो आ गया, प्लस आयोटा, फिर आपके पास यहाँ से इमेजिनरी पार्ट क्या है? डी, और यहाँ से इमेजिनरी पार्ट क्या है? जीरो। इमेजिनरी पार्ट में हमने इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दिया, ए प्लस जीरो किया तो क्या मिला? ए, प्लस आयोटा एज इट इज, बी प्लस जीरो किया तो क्या मिला? बी। ए प्लस आयोटा भी आप देख सकते हैं मैंने जी में जीरो ऐड किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये इक्वल टू जी ही आ गया। इसका मतलब यहाँ जो एलिमेंट मैंने लिखा वो आइडेंटिटी एलिमेंट है सी का अंडर एडिशन, और वो क्या है? जीरो प्लस आयोटा जीरो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग करता है, इसका मतलब सी में आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन मौजूद है। अब लास्ट हमारी बारी है कॉम्प्लेक्स नंबर के कोरस्पॉन्डिंग। हर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमें एक इनवर्स एलिमेंट चाहिए अंडर एडिशन। तो जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले लें आर्बिट्ररी, मैंने जी ले लिया, ठीक है, जी किसके इक्वल है? ए प्लस आयोटा भी। इसके इसका जो अंडर एडिशन इनवर्स होगा वो क्या होगा? माइनस, माइनस जी करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? ये माइनस ए माइनस आयोटा भी, ये इसका इनवर्स एलिमेंट होगा। हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग आपको माइनस जी सेट में मिल जाएगा जो कि इनवर्स होगा। आप देख सकते हैं इनवर्स अगर मैं चेक करना चाहूँ क्या वाकई जी का इनवर्स अंडर एडिशन माइनस जी है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है इनवर्स की? जब भी आप उस एलिमेंट के साथ उसके इनवर्स को ऑपरेट करते हैं, आपको उस सेट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से वो मिलना चाहिए। आप चेक करें, जब आपने जी को अंडर एडिशन ऑपरेट करना है माइनस जी के साथ, तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा एडिशन के रिस्पेक्ट से क्या है? जीरो प्लस आयोटा जीरो। अब चेक करें मिलता है यहाँ से सी
जी की वैल्यू लगाएं, आपके पास आ जाएगा ए प्लस ए होता बी, प्लस माइनस जी की वैल्यू लगाएं, माइनस ए होता बी। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने का तरीका क्या था, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा, यानी ए में क्या ऐड हो गया, माइनस ए, ठीक है, प्लस आयोटा। बी में क्या ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट, जी का इमेजिनरी पार्ट बी है, माइनस जी का इमेजिनरी पार्ट माइनस बी है, ये ऐड हो गया। ए माइनस ए करेंगे, ये आपको क्या मिलेगा, ये जीरो आ जाएगा। जीरो क्यों आया, क्योंकि ए एक रियल नंबर है और उसका जो माइनस है वो उसका एडिटिव इनवर्स है। जब किसी भी एलिमेंट को, किसी भी रियल नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स के साथ आप ऐड करते हैं तो आपको जीरो मिलता है, ठीक है। जब आप बात करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर में, ये रियल नंबर ही है, यहाँ से जीरो आया, प्लस आयोटा। इसी तरह यहाँ पे भी दो रियल नंबर है, बी के साथ उसके एडिटिव इनवर्स को आपने जब ऐड करना है तो आपको यहाँ से भी जीरो मिलेगा। जीरो प्लस आयोटा जीरो, विच इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप देख सकते हैं इसका मतलब हमारे पास जो जी था उसका माइनस जी उसका एडिटिव इनवर्स है। तो हमारी तमाम प्रॉपर्टीज फुलफिल हो गई हैं। हमने चेक कर लिया कि हमारा जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अंडर यूजुअल एडिशन क्लोज भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें बिलोंग करता है और हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें इनवर्स एलिमेंट भी मिल जाता है। तो तमाम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने की वजह से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन एक ग्रुप बनाता है। इसी तरह बाकी सेट्स को भी चेक कर सकते हैं, बड़ा आसान काम है। और दूसरी बात आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ वो डिस्कस नहीं है कि जैसे हमने पीछे चेक किया कि ये जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है अंडर एडिशन ना सिर्फ ग्रुप बनता है बल्कि ये एक अबिलियन ग्रुप बनता है। क्यों अबिलियन बनता है आप चेक करेंगे, ग्रुप सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में तमाम एलिमेंट्स के लिए कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है अंडर एडिशन। तो इस वजह से हमारे पास जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अंडर एडिशन एक अबिलियन ग्रुप बनता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब आपके पास फाइनाइट ग्रुप होगा उसको ग्रुप चेक करने का एक आसान तरीका ये होगा कि हम एलिमेंट्स को टेबल की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और किस तरह से करेंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। टू वेरीफाई दैट अ फाइनाइट सेट इज अ ग्रुप, इट इज समटाइम्स कन्वीनियंट टू लिस्ट द प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टेबल कॉल्ड कैलिस टेबल। और उस टेबल को हम जो नाम देंगे कैलिस टेबल का नाम देंगे, और इसको हमने कंस्ट्रक्ट किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूँ। टेबल की फॉर्म में जब हम ग्रुप को फाइनाइट ग्रुप के लिए हम चेक करते हैं, जब आपके पास कोई भी ग्रुप फाइनाइट ग्रुप दिया है तो फाइनाइट सेट अगर आपके पास दिया है उसको आप चेक करना चाहते हैं कि वो ग्रुप है या नहीं गिवन अंडर गिवन बाइनरी ऑपरेशन, तो फिर आप क्या करते हैं उसको टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। मैं आपको कंस्ट्रक्ट करना बताऊंगी किस तरह से हमने इसको कंस्ट्रक्ट करना है। और इस टेबल को जो हम नाम देते हैं हम कैलिस टेबल का नाम देते हैं। इस तरह हमारे पास बड़ा इजीली हो जाता है, टेबल को देखते ही हम बता सकते हैं कि जो गिवन सेट है वो अंडर द गिवन बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता। किस तरह से ये सारी चीजें हम देखेंगे ये मैं अभी आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक सेट हमें गिवन है जी इक्वल्स टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसके लिए हमने क्या करना है, टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये जो सेट गिवन है ये एक ग्रुप बनाता है, और जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा वो अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा। हमने चेक करना है जी को अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। टेबल आपने कंस्ट्रक्ट करना है। जी, अब आपने करना क्या है, जो भी आपके पास सेट के एलिमेंट होंगे उनको आपने रो वाइज भी लिखना है, आपने उनको कॉलम में भी लिख लेना है। फॉर एग्जांपल हमें जो एलिमेंट गिवन है वो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर गिवन है। जहां ये आपको सेट दिया गया है वहां आपको ये भी बताया गया है कि ओमेगा जो है वो एक्चुअली है क्या, ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा क्या है यहाँ पे, ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। यानी हमें जो चेक करना है, जो सेट हमें गिवन है ये वन की यूनिटी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमें गिवन है, ठीक है। और हम इस सेट को चेक करने लगे हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या ये ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता। अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है इसका मतलब जब आप ओमेगा का क्यूब लेते हैं तो आपके पास इक्वल टू क्या आता है 1। इसको हमने याद रखना है क्योंकि जब हम इस टेबल को बना रहे होंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, एलिमेंट को हमने रो वाइज लिख लिया। अब आपने इन एलिमेंट्स को कॉलम में भी लिख लेना है। पहले 1 था, फिर ओमेगा आया और फिर ओमेगा स्क्वायर के मैंने लिख लिया। अब यहाँ जो आपको जगह नजर आ रही है यहाँ आपने वो बाइनरी ऑपरेशन लिखना होता है जिसके रिस्पेक्ट से आप टेबल कंस्ट्रक्ट करने लगे। मैंने अभी आपको बताया कि हम इस सेट को अंडर एडिशन सॉरी अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने डॉट लगा दिया, ठीक है।
अब आपने करना क्या है, यहाँ से एक एलिमेंट उठाना है, ये जितने भी एलिमेंट पड़े हैं उनके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। 1 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 आ जाता है, 1 को ओमेगा से करते हैं ओमेगा आ जाता है, 1 को ओमेगा स्क्वायर से करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर आ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट अब आप ओमेगा को उठाएं, तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करें। ओमेगा को 1 से करेंगे ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा को ओमेगा से करेंगे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो आपके पास क्या आना था, ओमेगा क्यूब। और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको यूज कर लिया, इक्वल टू 1 लगा दिया। ठीक है, इसी तरह आगे आपने यूज करना है। अब ओमेगा स्क्वायर की बारी है। जब आप ओमेगा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से करते हैं तो ओमेगा क्यूब बनता है, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के, ये 1 आ गया। जब आप ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा ओमेगा 4। अब ओमेगा 4 तो हमारे सेट में नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा। किस तरह से करेंगे, ओमेगा 4 को लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा किसके, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के। वैल्यू लगा दे, 1 इंटू ओमेगा, आपको बताइए किसके इक्वल है, ओमेगा के। इसका मतलब ओमेगा 4 किसके इक्वल होता है, ओमेगा के इक्वल होता है, व्हेन ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, अब आपका टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया है। अब आपको इसे देख के कैसे पता चलेगा कि हमारा जो गिवन सेट है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है या नहीं। तो सबसे पहले आपको क्लोयर लॉ देखना होता है। क्लोयर लॉ देखने के लिए आप ये देख सकते हैं कि इस टेबल में जो भी वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, कोई भी वैल्यू ऐसी है जो हमारे सेट में बिलोंग ना करे, जी नहीं। जितने भी यहाँ पे आपको एलिमेंट नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे हमारे गिवन सेट में ही बिलोंग करते हैं। इसका मतलब हमारा सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज तो है। अब आगे बात आती है एसोसिएटिव की। आप ये भी देख सकते हैं कि हर रो में और हर कॉलम में, यहाँ पे आपको, यहाँ पे हर रो में और हर कॉलम में आपको जो वैल्यू नजर आ रही है वो एक ही बार आ रही है, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, इसलिए हमारे पास यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर जाएगा। नेक्स्ट अब आपके पास आता है कि आपने आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना होता है अंडर मल्टीप्लीकेशन। अब आपने देखना है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन तो हमारा मल्टीप्लीकेशन का है, जो भी बाइनरी ऑपरेशन होगा उसके रिस्पेक्ट से आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट टेबल में देखिए कैसे पता चलेगा कौन सा है, वो एलिमेंट हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा जिसके सामने आपके पास सेम रो रिपीट होगी। आप देख सकते हैं हमारी जो रो थी वो थी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब आप देखें कि यहाँ से आप देखें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके सामने सेम रो रिपीट हो रही है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 के सामने हमारी सेम रो रिपीट हो रही है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ जो ये 1 लिखा है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है इस ऑपरेशन यानी कि मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट से। तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। जब आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया अब आप इनवर्स देख सकते हैं, एलिमेंट इनवर्स जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अब कैलिस टेबल को देखते हुए इनवर्स कैसे पता चलेगा कि हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो वो मैं अब आपको बताती हूँ। ठीक है, जब आप किसी भी एलिमेंट का इनवर्स चेक करने लगे तो आप ये देखें कि उसके सामने 1 कहाँ पे बन रहा है। एक मिनट जी, जैसे अब आप 1, सबसे पहला एलिमेंट हमारे पास 1 है, 1 का इनवर्स मैं देखना चाहती हूँ। तो आपने ये देखना है जो 1 के सामने रो पड़ी हुई है उसमें 1 कहाँ मौजूद है, क्योंकि 1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। सबसे पहले दोबारा से रिकॉल करें, जब भी किसी एलिमेंट के इनवर्स की बात की जाती है तो वो एक ऐसा एलिमेंट होता है, कोई भी एलिमेंट मैंने ले लिया आर्बिट्ररी, मैंने ए ले लिया, ए का इनवर्स ऐसा एलिमेंट होगा जब उसको आप ए के साथ ऑपरेट करते हैं आपको आइडेंटिटी मिलती है। अब क्योंकि हमारा ऑपरेशन अंडर मल्टीप्लीकेशन है तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा, इसलिए जब भी आप किसी एलिमेंट का इनवर्स देखना चाहेंगे तो वो ऐसा एलिमेंट होगा जिसको आप जब उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 1 मिलता है। अब आपने ये इस टेबल से कैसे देखना है, फॉर एग्जाम्पल मैं 1 का इनवर्स देखना चाहती हूँ, आपने ये देखना है 1 के सामने जो रो पड़ी हुई है उसमें 1 कहाँ पे आ रहा है। आप देख सकते हैं 1 यहाँ पड़ा हुआ है, इसका मतलब 1 के एग्जैक्टली आपने ऊपर देखना है, वो एलिमेंट इस 1 का इनवर्स होगा, क्योंकि आपने उसको उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया और आपको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिली। इसका मतलब आप देख सकते हैं 1 का इनवर्स क्या हुआ, 1 का इनवर्स हमारे पास 1 हुआ। अब बात करें ओमेगा की, ओमेगा के सामने वाली रो में चेक करें 1 कहाँ पड़ा हुआ है, 1 यहाँ पड़ा हुआ है। फिर आपने ये देखना है कि 1 के ऊपर एग्जैक्टली कौन सा एलिमेंट था जिसके साथ आपने ओमेगा को मल्टीप्लाई किया था। हमने ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई करके 1 लेके आए यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर से। इसका मतलब ओमेगा का इनवर्स क्या बना, फिर ओमेगा का इनवर्स बना ओमेगा स्क्वायर। अब लास्ट हमारे पास ओमेगा स्क्वायर रह गया, ओमेगा स्क्वायर के सामने वाली रो में देखिए 1 कहाँ पड़ा है, यहाँ 1 पड़ा है। और चेक करें एग्जैक्टली इसके ऊपर कौन सा एलिमेंट था जिसके साथ हमने ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, वो ओमेगा है। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर को हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, ओमेगा से मल्टीप्लाई किया था, तो हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिली है। इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स फिर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या होगा, ओमेगा। इस तरह आप टेबल को देख के सारी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। आपने देखा कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबके कोरस्पॉन्डिंग हमें इनवर्स एलिमेंट भी मिल गए। इसका मतलब हमारा जो गिवन सेट है वो एक ग्रुप बनाता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से कैलस टेबल को देखते हुए इजिली आप बता सकते हैं कि आपका जो सेट है वो ग्रुप बनता है या नहीं।
जी नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 4 है. The set C4 equals to 1 minus 1 iota minus iota of all the four roots of the unity is a group under the usual multiplication of the complex number. यानी हमें जो नेक्स्ट, इससे पहले हमने एग्जांपल डिस्कस किए उसमें हमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी गिवन था, तो उसको हमने देखा कि वो अंडर एडिशन एक अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बनाता है. अब जो सेट हमें गिवन है वो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा. इसे हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ईयर में किस तरह से फाइंड की जाती है. अब हमें ये चेक करना है क्या ये जो सेट है क्या ये भी अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाता है. इसे भी हम, क्योंकि ये हमारे पास एक फाइनाइट सेट है और मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास कोई फाइनाइट सेट आता है तो कैलस टेबल के थ्रू बड़ा इजीली हम चेक कर सकते हैं वो ग्रुप है या नहीं. हम इसको भी कैलस टेबल के थ्रू चेक करने की कोशिश करते हैं. करना क्या था, हमने एलिमेंट को रो वाइज लिखना है, कॉलम वाइज लिखना है. ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ. सबसे पहले एलिमेंट 1 है, फिर -1 है, फिर आयोटा है और फिर माइनस आयोटा मेरे पास है. ऑपरेशन हमारा जो है वो क्या है, अंडर मल्टीप्लिकेशन. ये यहाँ पे डॉट आ जाएगा. फिर यहाँ पे आपने कॉलम में भी लिख लेना इन एलिमेंट्स को 1 -1, फिर आपके पास आयोटा और माइनस आयोटा. अब हमने करना क्या है, एक एक एलिमेंट को उठाना है, इन तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है. पहले 1 को उठाया, सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें. 1 को 1 के साथ करेंगे 1, -1 के साथ किया -1, आयोटा के साथ किया आयोटा, माइनस आयोटा के साथ किया तो माइनस आयोटा. फिर -1 की बारी. -1 को जब 1 से करते हैं मल्टीप्लाई तो -1 आता है. माइनस को -1 से करते हैं तो +1 आता है. माइनस को 1 को जब आयोटा से किया तो माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा से करने पर प्लस आयोटा. फिर जब आयोटा को 1 से करेंगे तो आयोटा आ गया, -1 से करेंगे तो माइनस आयोटा आ गया. आयोटा के जब आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1. आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1. माइनस आयोटा को 1 से किया तो माइनस आयोटा, -1 से किया तो प्लस आयोटा, और आयोटा से किया तो माइनस आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1. और माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से किया तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और आयोटा को आयोटा से करने से आयोटा स्क्वायर आया विच इज इक्वल टू -1. अब देखिए मेरा कितनी जल्दी मैंने टेबल कंस्ट्रक्ट कर लिया, और अभी मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो सेट है वो जो है वो ग्रुप है या नहीं. जी, अब सबसे पहले हमने क्लोयर लॉ देखना है. क्लोयर लॉ के लिए आप चेक करें कि जो हमने ये टेबल कंस्ट्रक्ट किया है क्या इसमें कोई ऐसी वैल्यू मौजूद है जो हमारे गिवन सेट में ना हो. आप देख सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट यहाँ पड़े हुए हैं वो सारे के सारे हमारे सेट में बिलोंग करते हैं. इसका मतलब अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारा सेट क्लोज है. ठीक है, इसके बाद बारी आती है एसोसिएटिव लॉ की. इसके बाद हमने एसोसिएटिव लॉ चेक करना था. आप देख सकते हैं तमाम रो में और तमाम कॉलम्स यहाँ पे जो मौजूद हैं इसमें हमारे पास एलिमेंट एक ही बार आ रहे हैं, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा. हमारे पास ये जो गिवन सेट है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ इसमें होल्ड करता है. फिर हमने आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना था अंडर मल्टीप्लिकेशन, और मैंने आपको तरीकेकार ये बताया था कि आप ये देखा करें किस एलिमेंट के सामने सेम रो रिपीट हो रही है, तो वो 1 ही है. यहाँ पे 1 के सामने आप देख सकते हैं सेम रो रिपीट हो रही है. 1 1 -1 आयोटा आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा. इसका मतलब ये हमारे पास जो 1 यहाँ पड़ा हुआ है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है. आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद बात करते हैं इन्वर्सेस की. हर एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग अब हमें इन्वर्स चाहिए. जब आप 1 के लिए इन्वर्स चेक करेंगे तो आप देखें 1 के सामने वाली रो में 1 कहाँ पड़ा हुआ है, 1 यहाँ पड़ा हुआ है. 1 के ऊपर आपने एग्जैक्टली जाना है, वो जो एलिमेंट होगा वो 1 का इन्वर्स होगा. तो इसका मतलब जो 1 का इन्वर्स है वो क्या है, 1. फिर आपके पास -1 के रो में जाए, -1 के सामने वाली रो में 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ पड़ा हुआ है 1. 1 के सामने एग्जैक्टली ऊपर जाना है जहाँ रो में हमने एलिमेंट्स को लिखा था. कौन सा एलिमेंट ऐसा था जिसको -1 के साथ मल्टीप्लाई किया और 1 आया, वो -1 था. इसका मतलब -1 का इनवर्स आपके पास क्या है, -1. फिर आप नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करें. आयोटा के सामने वाली रो में 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पड़ा हुआ है. एग्जैक्टली ऊपर जाए रो में तो किससे मल्टीप्लाई किया हमने आयोटा को, माइनस आयोटा से. इसका मतलब आयोटा का इनवर्स क्या है, माइनस आयोटा. इसी तरह माइनस आयोटा के लिए चेक करें तो इसके सामने वाली रो में 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है. ऊपर जाए एग्जैक्टली हमारे पास रो में कौन सा एलिमेंट पड़ा है, आयोटा. इसका मतलब माइनस आयोटा का इनवर्स क्या आया, आयोटा. तो आप देख रहे हैं कि सारी प्रॉपर्टीज हमारे ग्रुप की फुलफिल हो रही हैं. हर एलिमेंट का जो इनवर्स है वो इस सेट में ही बिलोंग करता है. 1 का इनवर्स था 1 बिलोंग करता है इस सेट में. -1 का इनवर्स था -1 हमारे सेट में पड़ा हुआ है. आयोटा का इनवर्स था माइनस आयोटा, वो भी इसमें बिलोंग करता है. और माइनस आयोटा का इनवर्स क्या निकला, आयोटा विच इज आल्सो इज एन एलिमेंट ऑफ C4. इसका मतलब तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे पास ग्रुप की सेटिस्फाई हो गई. तो जो सेट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है वो हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप बनाता है. इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन एक अबिलियन ग्रुप बनता है. कोई से दो एलिमेंट को आप लेके देखें
तमाम एलिमेंट्स के लिए हमारे पास इस सेट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। तमाम एलिमेंट्स के लिए आपने चेक करना है, तमाम एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट से इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। इस वजह से ये जो हमारा ग्रुप बनता है ये भी एक अबिलियन ग्रुप बनता है। इससे पहले हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को डिस्कस किया था, वो भी अंडर मल्टीप्लिकेशन एक अबिलियन ग्रुप बनता है। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे एग्जांपल ऐसे थे, मैंने आपको चेक करके भी बताया कि ये ग्रुप होने के साथ साथ हमारे पास जितने भी एग्जांपल हमने अभी तक डिस्कस किए हैं आज के लेक्चर में, हमने देखा वो सारी के सारी हमारे पास ग्रुप्स बना रही थी। और ना सिर्फ ग्रुप बना रही थी बल्कि हमने चेक भी किया तो वो अबिलियन ग्रुप थे सारे के सारे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ऐसी जो ग्रुप बनाता ही नहीं है, ठीक है। और वो कौन सी एग्जांपल होगी उसको हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें, 0 1, सॉरी 0 नहीं आएगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। सेट ऑफ नेचुरल नंबर की हम बात कर रहे हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये एक मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया। इसे मैं चेक करना चाहती हूँ अंडर यूजुअल एडिशन। अंडर यूजुअल एडिशन हम इसे चेक करना चाहते हैं क्या ये जो सेट है ये ग्रुप बनाता है या नहीं बनाता। तो सबसे पहले आप चेक करें क्लोजर लॉ को। आप चेक करें, देखें कोई भी आप दो नेचुरल नंबर उठाते हैं, जब आप उनको ऐड करते हैं तो अगेन जो हमारे पास एलिमेंट आता है वो सेट नेचुरल नंबर में ही बिलोंग करता है। इसका मतलब जो हमारे पास एडिशन है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है एन के ऊपर, या आप कह सकते हैं कि एन क्लोज्ड है अंडर एडिशन। कोई भी दो नेचुरल नंबर लेके चेक करें, आपको अगेन एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा ऐड करने पे, ठीक है। क्लोजर लॉ होल्ड करेगा। एसोसिएटिव लॉ का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 एलिमेंट में कंसेक्यूटिव ही उठा लेती हूँ, आपकी अपनी मर्जी जो मर्जी ले लें। 1 2 3 मैंने ले लिए, तो जो जब इन पे मैं एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन अप्लाई करूंगी तो वो क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3, ठीक है। इक्वल आना चाहिए ये 1 + 2 + 3 के, ठीक है। चेक करें दोनों साइड को। जब आप 2 + 3 करते हैं 5 आ जाता है, 5 + 1 करेंगे यहाँ से 6, 1 + 2 करने पर 3, 3 + 3 करने पे भी 6। आप देखेंगे ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है, तमाम एलिमेंट्स के लिए होल्ड करेगा। उसके बाद हमने नेक्स्ट हमारे पास जब एसोसिएटिव लॉ हम चेक कर चुके होते हैं तो हम बात करते हैं अंडर गिवन बाइनरी ऑपरेशन आइडेंटिटी एलिमेंट की। अब यहाँ हम क्योंकि यूजुअल एडिशन ले रहे हैं, यूजुअल एडिशन में हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 0 होता है। तो आप चेक करें क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 0 मौजूद है, नहीं मौजूद। इसका मतलब हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट की जो कंडीशन थी वो वायलेट हो गई, यानी नहीं है मौजूद। इसलिए हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद हमारी एक और प्रॉपर्टी थी इनवर्स की, उसे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है तो आप इनवर्स की बात नहीं कर सकते। आप यहीं पे अपना काम खत्म करेंगे। हमें आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे नहीं मिला अंडर एडिशन, इसलिए ये ग्रुप नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमने एक एग्जांपल देखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद एग्जांपल देखेंगे ऐसे ग्रुप्स की जो हमारे पास ग्रुप तो होंगे, ऐसे सेट्स की देखेंगे जो ग्रुप तो बनाएंगे लेकिन अबिलियन ग्रुप नहीं होंगे। उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।